नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लॉ पे। तो आज की जो अपनी क्लास है एनिमल हस्बेंड्री की, ठीक है, एनिमल साइंस की, तो वो क्लास किस किस के लिए वो मैं पहले बता देता हूँ। जो बीएससी ऑनर्स, ठीक है, एग्रीकल्चर पार्ट 2 सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट सेम है, उसमें जो सब्जेक्ट चल रही है लिवस्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, उसका जो 13 नंबर का टॉपिक है, 13 नंबर का टॉपिक जो 2 लेक्चर की क्लास है भैंस की नस्लों के बारे में, जो इंप्रूव जो बीट्स हैं, भैंस की जो उन्नत नस्लें हैं, ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करना है। और बात करें 12th क्लास की, तो 12th क्लास का जो एग्रीकल्चर का जो सिलेबस, उसमें यूनिट 3 जो है, सिलेबस में 3 यूनिट है, फर्स्ट एग्रोनॉमी, सेकंड हॉर्टिकल्चर, थर्ड एनिमल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन विज्ञान। तो उसमें भैंस की नस्लें दी हुई है। तो मतलब जो 12th क्लास है उसकी यूनिट 3 है वो पढ़ रहे हैं, और बीएससी सेकेंड ईयर का जो है पार्ट फर्स्ट जो सेम फर्स्ट है उसकी लिवस्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। तो इससे पहले मैंने जो एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस है वो डाल दिया, प्लस एक गाय की नस्लों के बारे में, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री के जितने भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो वर्ड्स हैं, जो यूज होते हैं, कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स हैं, जो भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी है, पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, उसकी क्लास पहले हो चुकी है। उन 2 क्लास हो चुकी है एनिमल हस्बेंड्री की, बीएससी वालों की भी और 12th वालों की भी। तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, एक बार मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो लिंक देखे, वो ओपन करे और वो क्लासेस देखे दोनों, ठीक है। तो आज की क्लास अपन क्या पढ़ने वाले, भैंस के बारे में। जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें गाय की संपूर्ण जानकारी, एक ही क्लास में गाय की सारी नस्लें, ठीक है, भारवाही नस्लें, दुग्ध वाली नस्लें, द्विप्रयोजनी नस्लें, जो विदेशी नस्लें, देसी नस्लें, जो भी है, और गाय की जो और भी अदर डिटेल्स है जो इंपॉर्टेंट, जो आपके क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। और ये क्लासेज ऐसा नहीं कि ओनली बीएससी सेकेंड ईयर के लिए या फिर 12th के यूनिट सी के लिए, ये जेट, आईसीआर, बीएचयू, एनएससी, डब्ल्यू, जो भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जिस भी एग्रीकल्चर एग्जाम में जिसमें एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस मेंशन किया हुआ है, उनके सब के लिए। ये बात मैं बार बार बोल चुका हूं कि जैसे भैंस की नस्लें पढ़ रहे हैं, अब आप 12th के लिए पढ़ो या बीएससी सेकेंड ईयर के लिए पढ़ो या जेट के लिए पढ़ो या सुपरवाइजर के लिए, भैंस की नस्लें थोड़ी चेंज हो जाएगी। होता क्या, उसमें थोड़ा लेवल का डिफरेंट होता है कि कुछ में डीपली होता है, कुछ में ऊपर का होता है। अपन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सारा मिक्स आउट पढ़ रहे हैं। जो एसकेएन जॉबनेर यूनिवर्सिटी के नोट्स हैं वो, ठीक है, और जो आपके 12th की बुक चल रही है वो, प्लस जो जेट, आईसीआर, बीएचयू के नोट्स है, सुपरवाइजर के नोट्स है, जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन 12th लेवल पे जो भर्ती आई थी अभी वैकेंसी, उसके नोट्स है, उन सब का मिक्स आउट करके जो मैटर प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना आपको, बहुत ही यूजफुल होने वाला है किसी भी एग्जाम के लिए। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके आगे भी काम में आने वाला है, तो क्लास को एंड तक देखें। और अभी तक चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल का पेज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि बीएससी की और भी क्लासेज हो रही है, 12th की भी बायो की होने वाली है, बीएससी जो सेकंड ईयर है उसकी अदर सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस कंटिन्यूस हो रही है। तो आप क्या टाइम टू टाइम चैनल का जो प्लेलिस्ट वगैरह है, वीडियोस वगैरह है, विजिट करते रहा करो चैनल को। कई बार क्या होता है नोटिफिकेशन नहीं आता है, बाकी आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। बाकी ये एक चीज और कहना चाहूंगा कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, फिर वो देखें या ना देखें, उनके लिए यूजफुल ना हो वो बाद की बात है। पहले एक बार आपसे अनुरोध है कि एक बार आप शेयर जरूर कर दें, ठीक है। आप जेट, आईसीआर, बीएचयू, 12th कोई से भी हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इस क्लास को उनके साथ शेयर जरूर करें, उनको बताएं कि यहाँ पे बीएससी जो ऑनर्स सेकेंड ईयर की क्लासेज हो रही है, जेट, आईसीआर की क्लासेज हो रही है, 12th की क्लासेज हो रही है। तो जिस भी भाई को अगर आवश्यकता हो, लगता हो कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो पढ़ सकता है, क्योंकि मैटर जो है वो बिल्कुल मैं आपको ईमानदारी से मेहनत करके प्रोवाइड करा रहा हूँ। और इसमें हो सकता है कम बता दूं मैं आपको, पर गलत नहीं बताऊंगा कभी, ठीक है। आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो बात करते हैं आज भैंस की नस्लों के बारे में। आज भैंस के बारे में संपूर्ण जानकारी, सारी नस्लें, सब कुछ। ये क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, एंड तक देखना, पर इस क्लास को देखने के बाद में आपको भैंस से रिलेटेड कोई भी अदर क्लास नहीं देखनी पड़ेगी यूट्यूब पे, और कोई वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि हमने गाय की देखी थी, गाय वाले भी अभी उसका अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया कुछ लोगों ने कि पूरी नहीं देख रहे हैं क्लास, मेरे को जो नोटिफिकेशन में देख पा रहा हूँ मैं। तो ऐसा नहीं करना है, एंड तक क्लास देखें, आपके लिए ही बनाई है पूरी एंड तक। ऐसे तो है नहीं कि शुरू की 5 मिनट आपकी है और एंड की मैं ही देखूंगा बैठ के, वो तो है नहीं। एंड तक जो भी बनते 30 मिनट 32 मिनट सारी आपके लिए, ठीक है। तो पूरी देखें, कॉन्फिडेंट होकर देखें, आराम से देखें, जब फ्री हो तब देखें, कोई फोर्स नहीं है। तो भैंस के बारे में गाय की बहुत अच्छे से हो चुकी है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें एक बार। और भैंस की जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है, सारी नस्लें, रोग, डिजीज वगैरह, सारा आज एक ही क्लास में सोल्व आउट करने वाला है। ऐसे करते करते फिर गाय की, फिर भेड़ की, जो भी है सारी नस्लें देखने वाले, बहुत जल्दी आपको एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले जूलॉजिकल नाम देख लेते हैं भैंस का। बुबेलस बुबेलिस, क्या है? बुबेलस बुबेलिस, ये क्या है? भैंस का जूलॉजिकल नेम है, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भैंस का जूलॉजिकल नेम, क्रोमोसोम नंबर, फैमिली, ये सारी चीजें देखेंगे इसमें।
फिर देखेंगे इसका जो अदर जो जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी, वो सारी चीज देखने के बाद फिर अपन इसकी जो नस्लें हैं, ब्रीड्स हैं, उनके बारे में स्टडीज करेंगे बहुत अच्छे से। क्या उनके स्पेशली कैरेक्टर्स हैं, कितना उनमें क्या उसका दुग्ध काल है, क्या कितना दूध देती है, कितना प्रोडक्शन कर रही है, कैसे सींग है, कैसी क्या चीज है, मेन जो विशेषता है उसकी बॉडी का क्या स्पेशल है, वो सारी चीज डिस्कस करेंगे एक एक नस्ल का बहुत अच्छे से। तो आप नोट्स खुद ही सेल्फ नोट्स बना रहे होंगे आई होप, तो आप बनाते रहे। भैंस का लगा के ऊपर लगा लो ना भैंस, और फिर पर ना जो इसका जूलॉजिकल नेम है, जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, बुबेलिस। अब बात करते हैं भैंस की फैमिली की, जो इसके कुल की। तो भैंस की जो फैमिली या कुल है वो है बोविडी, बोविडी। गाय का भी यही था, ठीक है, गाय और भैंस दोनों का सेम है, बोविडी। बात करें कि भैंस दो प्रकार की होती है, भैंसें जो है दो प्रकार की है मेनली, दलदली भैंसें, दलदली भैंसें और जल वाली भैंसें, ठीक है, जल वाली। दो प्रकार की भैंसें होती है, जल वाली और दलदली या जलीय भैंसें या दलदली भैंसें। तो इनके अंदर अगर अपन क्रोमोसोम नंबर देखें तो जो दलदली भैंसें हैं उनमें 2n बराबर 48 पाया जाता है। इसमें कितना पाया जाता है, 2n बराबर 48। और इसमें जो जल वाली भैंसें हैं या जलीय भैंसें हैं इसमें पाया जाता है 2n बराबर 50। जो क्रोमोसोम नंबर है, गुणसूत्र संख्या, ये याद रखना आप, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दलदली जो भैंसें पाई जा रही है उनमें कितना पाया जा रहा है, 42, ठीक है, सॉरी 48, 2n बराबर 48 जो क्रोमोसोम नंबर है। और जो जलीय भैंसे हैं उनमें पाया जा रहा है 2n बराबर 50, 50, जो गुणसूत्र संख्या है वो 50 पाई जा रही है। और जो सर्वाधिक भैंसे पाई जाती है अपने, वो जलीय पाई जाती है, जल वाली भैंसे, ठीक है, एक होती है दलदली, एक होती है जलीय। तो जो सर्वाधिक भैंसे पाई जा रही है वो कौन सी पाई जा रही है, जलीय भैंसे, और जिसमें 2n बराबर कितना है, 50 है। नेक्स्ट चीज देखते हैं कि भारत में कुल दूध उत्पादन का लगभग 52% भैंसों के द्वारा होता है। भारत में जो टोटल जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, दूध का उत्पादन होता है, उस टोटल प्रोडक्शन का अगर अपन बात करें औसत एवरेज की, तो 52%, लगभग 52% जो दूध का उत्पादन हो रहा है। सपोज दैट इंडिया में टोटल 100 लीटर दूध हो रहा है, उस 100 लीटर में से 52 लीटर दूध भैंसों का होता है। समझ रहे हो बात, कि भारत में जो टोटल दूध प्रोडक्शन हो रहा है, मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, उसका 52% भैंस के द्वारा आ रहा है। विश्व की 57% भैंसें भारत में पाई जाती है। ऑल वर्ल्ड में जितनी भैंसें हैं ना, उनमें से 57% अकेला इंडिया रखता है। विश्व की जो टोटल भैंसें हैं, जो टोटल इनके अकाउंट से नंबर है, संख्या है, जो भी है, उनमें से लगभग 57% भैंसें अकेला भारत में पाई जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट कि भैंस का कीचड़ में बैठना या पानी में तैरने के लिए वो वेलोविंग कहते हैं। वेलोविंग क्या होता है, वेलोविंग, भैंस का कीचड़ में बैठना या भैंस का कीचड़ में तैरना, पानी में जाती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, वेलोविंग कहते हैं। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन लाइनर जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें आ जाता है कि वेलोविंग की क्रिया संबंधित है। भैंस, गाय, भेड़, ठीक है, तो भेड़ वगैरह पानी में नहीं जाती है, भैंस को शौक रहता है पानी में जाने का, तो जो वो पानी में जाती है खुले पानी में, या जो तैरने की या जो कीचड़ में बैठने की जो क्रिया वो क्या कहलाती है, वेलोविंग कहलाती है। बात करते हैं नेक्स्ट कि भैंस के समूह को हर्ड कहते हैं। जो भैंसों का समूह होता है, झुंड होता है, उसको हर्ड बोलते हैं। नोट आउट करोगे कि भैंसों के समूह को क्या बोलते हैं, हर्ड। गाय के को क्या बोलते हैं, कल मैंने बताया। ये चीजें आप टाइम टू टाइम ऐसे इनको तुलना करके पढ़ोगे ना, तो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगी, इजी वे में याद रहेगी, ठीक है। और यार जिसको पढ़ो ना, ऐसे कर लिया करो, एक क्लास को 2 टाइम में देख लिया करो, पर ऐसा देखा करो कि यार मेरे को आगे नहीं देखना पड़े, इसको कंफ्यूजन ना हो। कम पढ़ो बट अच्छा पढ़ो, क्लियर पढ़ो, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, बाद में कंफ्यूजन नहीं हो कि किससे संबंधित था, हर्ड किसको बोलते थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा पढ़ो, कम पढ़ लो, ठीक है। तो भैंसों के समूह को हर्ड बोलते हैं। विश्व की लगभग 57% भैंसें भारत में पाई जाती है। इंडिया के जितना मिल्क जो टोटल प्रोडक्शन है उसका लगभग 52% भैंसों के द्वारा आता है, बफेलोज मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भैंस के मांस को बफन बोलते हैं। भैंस के मांस को क्या बोलते हैं, बफन, बफन, भैंस के मांस को बफन बोला जाता है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, भैंस के शरीर का तापमान 101.5 डिग्री रहता है। कितना रहता है, 101.5 डिग्री सेल्सियस, 101.5 डिग्री, ठीक है। भैंस के जो शरीर का टेम्परेचर है वो 101.5 डिग्री फॉरेनहाइट या 37.5 डिग्री सेल्सियस। इसको सेल्सियस में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, लगभग 37.5 डिग्री सेल्सियस। जो भैंस बफेलो की बॉडी है उसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, उसकी कौन सी क्रियाएं हैं, उसमें क्या बोलते हैं, सर्विंग को क्या बोलते हैं, प्रसव की क्रिया को क्या बोलते हैं, समूह को क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद में अपन इस भैंस की जो नस्लें हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाला है। तो गाय के शरीर का टेम्परेचर कल वाली क्लास में मैं बोल रहा हूँ, जिन्होंने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी, 12th की भी और भी हो रही है, यूनिट ए की क्लास है, यूनिट बी की क्लास है, जो क्रॉप प्रोडक्शन वाली कंटिन्यूस क्लासेस हो रही है। चैनल का पेज विजिट करते रहा करो टाइम टू टाइम। आप बीएससी वालों को भी लगभग 4 सब्जेक्ट की क्लासेस कंटिन्यूस हो रही है, ठीक है। बात कर लेते हैं आगे
कि भैंस के समूह को हार्ड बोलते हैं। भैंस का शरीर का तापमान 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भैंस में बच्चा देने की क्रिया काल्विंग कहलाती है। भैंस में जो प्रसव की क्रिया होती है, डिलीवरी या प्रसव जिसको बोलते हो आप, बच्चा देने की क्रिया, वो क्या कहलाती है? काल्विंग। भैंस में बच्चा देने की क्रिया काल्विंग कहलाती है। भैंस का जो मास है वो मैंने बता ही दिया कि भैंस के माप को बफन बोलते हैं। 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाया जाता है भैंस की बॉडी का। नेक्स्ट बात करते हैं, भैंस में यौन प्रारंभ उम्र 36 से 40 माह होती है। भैंस में जो यौवन प्रारंभ उम्र होती है 36 से 40 माह। कुछ भैंसों में 36 माह की भैंस है ना, वो यौवन प्रारंभ उम्र में प्रवेश कर जाती है, मतलब प्रसव के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है, मतलब बच्चे के लिए। बाकी कुछ भैंसों में होता है 40 साल। तो 36 महीने का मतलब हो गया भारतीय 36, लगभग 3 साल। जब अपना जो भैंस प्रसव हो गया, जो बच्चा हुआ है, जो भी बच्चियां हुई है, ठीक है, भैंस की, वो जब 3 साल की हो जाएगी ना, तो वो यौनारंभ उम्र में चली जाएगी, वो सर्विंग के लिए तैयार हो जाएगी। तो वो उम्र कितनी होती है? 36 से 40 माह। गाय में कितनी थी? लगभग 2 साल की होती, तैयार हो जाती। यह 36 से 40 माह है, कुछ में 36, कुछ में 40। बात करते हैं नेक्स्ट चीज कि भैंस की गर्भावधि 307 से 310 दिन की होती है। जो इसका 307 से 310 दिन जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, भैंस का गर्भावधि जो होती है, जो कितने मैथुन की क्रिया हो गई, जो भैंस का संकरण हो गया, उसके कितने टाइम के उपरांत उसमें प्रसव की क्रिया होती है, जो बीच का जो ड्यूरेशन है, जो अंतराल है समय का, वो कितना होता है? वो 307 से 310 दिन होता है। भैंस की गर्भकाल जो अवधि होती है 307 से 310 दिन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट आउट कर लेना, 307 से 310। जब अपनी एनिमल हस्बेंड्री की लगभग क्लासेज हो जाएगी, उसके बाद में आपको एक सारणी दूंगा, ठीक है, उसमें एक ही टेबल, एक ही क्लास में सारा कुछ, किसकी कितनी गर्भावधि है, कितना क्या है, प्रसव को क्या बोलते हैं, बच्चे देने की क्रिया को क्या बोलते हैं, समूह को क्या बोलते हैं, मांस को क्या बोलते हैं, एक ही क्लास में सारा एक ही बोर्ड पे सारणी बना के डिस्कस कर लेंगे। फिर भी अभी आपको ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करनी है कि मैं यही की यही क्लियर कर दूं, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, भैंस 21वें दिन मध्यकाल में आती है तथा 12 से 36 घंटे तक मध्यकाल में रहती है। गर्भित कराने का सही समय प्रारंभ के 24 घंटे होता है, 24 घंटे के बाद उचित रहता है। भैंस जो मध्यकाल में आती है वो 21वें दिन आती है, महीने के 21वें दिन आती है, और 21 से लेके 36 घंटे तक, 24 से लेके 36 घंटे तक मध्यकाल में रहती है। और 24 से 36 घंटे में जो उसका संकरण करवाने का, ठीक है, 24 से 36 घंटे तक मध्यकाल में रहती है। और गर्भित कराने का जो बेस्ट टाइम है, ठीक है, कौन से टाइम में गर्भित कराए कि ज्यादा चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी रुकने के भैंस के, तो वो है जो शुरू के 24 घंटे ना, उनको छोड़ के, जो शुरू के 24 घंटे हैं उनको छोड़ के कभी भी आप भैंस को गर्भित करा सकते हैं, वो बेस्ट टाइम रहता है उसके लिए। महीने के 21वें दिन गर्भकाल में आती है, ठीक है, और 24 से 36 घंटे के लिए रहती है, लगभग 3 दिन, ठीक है। तो शुरू के 24 घंटे छोड़ के उसको गर्भित कराने का सही टाइम रहता है। ये तो बात हो गई अपनी भैंस की जो नॉर्मल जानकारी थी, वो सारी चीज, क्योंकि नस्लें सीधी मैं आपको नस्लें बता देता तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पुटअप हो जाता है, वो सही नहीं होता अपना, ठीक है। अब बात करेंगे भैंस की नस्लों के बारे में। तो भैंस की, गाय की नस्लें मैंने सारी 3-4 जो क्लासिफिकेशन था सारा बहुत अच्छे से पढ़ाया था। आज बात करेंगे भैंस के बारे में। जा, नीली सूरत वाले, मुंशी, महसाणा, ये भैंस की जो नस्लें हैं। नीली सूरत वाले, मुंशी, महसाणा, क्या लिखा है मैंने कि जा नीली सूरत वाले मुंशी महसाणा, जा नीली सूरत वाले मुंशी महसाणा, ये भैंस की नस्ल। एक चीज बताऊं आपकी, एक क्वेश्चन ऐसा आता है, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इजी, कि निम्न में से गाय की नस्ल नहीं है, तो उसमें क्या करेगा, आपको 3 नस्लें भैंस की दे देगा, ठीक है, या जो भी है 3 नस्लें गाय की दे देगा, 1 भैंस की दे देगा। तो वहां पे अपने को ना तो कोई स्पेशल कैरेक्टर्स बताने होते हैं, ना उसकी कोई विशेषता बतानी होती है कि उस भैंस के सींग ऐसे हैं, या वो इतना दूध देती है, ऐसा कलर की है, ऐसी बॉडी है, कान ऐसे, कुछ नहीं बताना होता। सिर्फ अपने को जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो जिनमें से 3 एक किसी भी एक पशु की और एक उनमें से नहीं है, वो अपने को उसको अलग करना होता है, वो सिलेक्ट करना होता है। तो वो उन क्वेश्चंस के लिए है कि उनमें अपन देखते ही मिक्स आउट हो जाती है सारी, क्या जाफराबादी भैंस की है, बकरी की है, गाय की है, कोई क्या है, ऐसे सूरती किसकी है, महसाणा किसकी है, तो वो कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए ट्रिक बनाई हुई है। गाय की नस्लों की ट्रिक बताना मैं भूल गया था, जब वो शायरी पढ़ेंगे ना सारणी, उस टाइम में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं भैंस की नस्लों की। तो भैंस की नस्लों को याद करना सीधा शॉर्ट आउट है, एक लाइन याद कर लेना कि जा नीली सूरत वाले, कि जो नीली सूरत वाला मुंशी है उसको अपन क्या बोल रहे हैं कि जा नीली सूरत वाले मुंशी महसाणा,
जो नीली सूरत वाला मुंशी है उसको अपन बोल रहे हैं कि तू जा महसाणा जा। दोबारा से पढ़ोगे लाइन को, जा नीली सूरत वाले मुंशी महसाणा। इसमें जो नाम है ना वो सारी भैंस की नस्लें हैं। कैसे वो सोल आउट करते हैं। जा मतलब जाफराबादी, जाफराबादी। नीली से हो गया नीली रावी, नीली से क्या हो गया नीली रावी। सूरती, सूरत से हो गया सूरती, सूरती। ये याद रखना, जा नीली सूरत वाले मुंशी महसाणा। तो जा से जाफराबादी, नीली से नीली रावी, सूरत से सूरती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मुंशी से मुर्रा, मुर्रा। ठीक है, मुंशी से मुर्रा याद रखना। और महसाणा, महसाणा, महसाणा खुद ही नस्ल भैंस की। ठीक है, महसाणा। तो जा नीली सूरत वाले मुंशी महसाणा मतलब जाफराबादी, नीली रावी, सूरती, मुर्रा और महसाणा। ये क्या है, भैंस की मेनली जो नस्लें हैं अपनी, जो ब्रीड्स है वो हो गई है। ठीक है, बात करते हैं आगे की। बोर्ड थोड़ा ज्यादा ही खराब हो गया है, तो अगर आपको नहीं दिख रहा है इस पे तो थोड़ा सा असुविधा के लिए खेद है। 1-2 दिन में मैं इसको ठीक करवा दूंगा, जो भी है ये। वैसे आजकल चौक वाले बोर्ड से कोई पढ़ाता नहीं है, सब मार्कर वाला रखते हैं। हम भी मार्कर वाले से पढ़ा देते हैं, बट कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि इसी से काम निकालना पड़ रहा है। ठीक है, बट ये भी अच्छा है, नेचुरली आत्मनिर्भर भारत। तो ये बात हो गई अपनी भैंस की नस्लों की, मैंने ट्रिक तो बताई दी। अब बात कर लेते हैं भैंस की नस्लों के बारे में। तो जा नीली सूरत वाले मुंशी महसाणा आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं सबसे पहले मुर्रा के बारे में। मुर्रा, मुर्रा नस्ल के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो मुर्रा का जो ओरिजिन स्पेस है, उत्पत्ति स्थल है, वो क्या है, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा। मुर्रा जो नस्ल है वो प्रॉपर कहाँ की है, जिसको इसका उत्पत्ति स्थल है वो क्या है, पंजाब और हरियाणा। मुर्रा नस्ल का जो उत्पत्ति स्थल है पंजाब और हरियाणा है। ये तो हो गई इसके ओरिजिन की बात। अब आगे बात कर लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण नस्ल है गहरा काला, जेट ब्लैक रंग का शरीर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखोगे, जेट ब्लैक। एक तो होता है ब्लैक, एक होता है जेट ब्लैक। ठीक है, जो 7 आता है iPhone 7 जेट ब्लैक कलर में, आपने देखा ऑल ओवर ब्लैक, उसका मतलब है गहरा काला होता है वो। एक तो होता है काला, एक गहरा काला, ऑल ओवर। ठीक है, ऑल ब्लैक जिसको बोल सकते हो आप। तो ये जो मुर्रा नस्ल है वो पंजाब और हरियाणा की है, प्रॉपर पंजाब और हरियाणा इसका ओरिजिन स्पेस है। उत्पत्ति स्थल पंजाब हरियाणा है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, भैंस की नस्लों में सबसे महत्वपूर्ण नस्ल है मुर्रा। ठीक है, याद रखना, आप क्वेश्चन पुटअप होता है तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीजों में से होता है। तो मुर्रा ज्यादा पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। मुर्रा नस्ल पंजाब हरियाणा की है और जेट ब्लैक कलर होता है इसका, या जेट ब्लैक गहरा काला रंग होता है। मुर्रा नस्ल का रंग कैसा होता है, गहरा काला होता है। बात करते हैं मुर्रा के बारे में और। तो गहरा काला रंग, शरीर, सींग जलेबी आकार के मुड़े होते हैं। जो मुर्रा नस्ल है इसके सींग जो है वो जलेबी आकार के होते हैं, जलेबी आकार के होते हैं, ऐसे घूमे होते हैं बिल्कुल। ठीक है, जलेबी कैसी होती है देखा है, ऐसी होती है या ऐसी होती है, आजकल पता नहीं कलयुग है, ऐसी भी आ जाती है जलेबी। ठीक है, तो जो मुर्रा है अपनी, उसके सींग जलेबी आकार के होते हैं, बिल्कुल घूमे होते हैं, गोल होते हैं। बात करते हैं आगे, इसके दूध में 7% तक वसा पाई जाती है। मुर्रा भैंस के दूध में 7% तक वसा पाई जाती है, बहुत ही अधिक फैट आता है, बहुत अच्छी है बॉडी बनाने के लिए ये पीना मुर्रा भैंस का। ठीक है, इसमें फैट आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा। तो 7% तक फैट पाया जाता है इसमें, मुर्रा भैंस के जो दूध है उसमें 7% तक फैट। यह खुंडी भैंस होती है। देसी भाषा में अगर बात करें अपन इसकी, तो इसको खुंडी भैंस। आपको एक चीज बताऊं, खुंडी भैंस किसको बोलते हैं, जिसके सींग ऐसे बिल्कुल घूमे हुए, जिनमें से अंगुली भी ना निकले, सिक्का बिल्कुल ऐसे गोल होते हैं। गांव में देखा होगा, खुंडी भैंस उनको बोलते हैं। तो ये खुंडी भैंस होती है। मुर्रा गहरी काली होती है, सींग जलेबी आकार के होते हैं, दूध में सर्वाधिक फैट पाया जाता है, 7% तक वसा पाई जाती है इसके दूध में। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। और एक और खास चीज, ऑल वर्ल्ड में, विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली, सर्वाधिक मिल्क प्रोडक्शन, सर्वाधिक दूध देने वाली, ज्यादा बाल्टियां भरने वाली भैंस है ये। ठीक है, ये याद रखना, बाल्टियां भी ज्यादा भरेगी, सींग भी जलेबी जैसे हैं, जेड ब्लैक कलर है, और क्या है, फैट भी अधिक आ रहा है, दूध भी ज्यादा है इसका। नेक्स्ट चीज, पतली मुलायम और चिकनी त्वचा, पूंछ का अंतिम सिरा सफेद होता है, और इसकी जो स्किन है वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, पतली होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, चिकनी होती है। ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट स्किन होती है इसकी। और जैसे पूंछ का नीचे का सिरा होता है, जहाँ पे पूंछ एंड होती है ऐसा, तो वो क्या है, जो एंड का सिरा होता है, यहाँ पे कुछ गुच्छानुमा बाल होते हैं, आपने देखा होगा, वो स्पेशली इसमें व्हाइट कलर का होता है।
जो पूंछ के नीचे का सिरा होता है वो सफेद कलर का होता है। तो मुर्रा नस्ल के बारे में 5 चीजें मैंने बताई है, दोबारा से बता देता हूँ। मुर्रा पंजाब हरियाणा की है मेनली, जेड ब्लैक कलर पाया जाता है, सींग जलेबी आकार के होते हैं, सर्वाधिक फैट इसके दूध में है 7% तक, और सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, बाल्टियां भर भर के दूध देती है। और क्या चीज पढ़े कि जेड ब्लैक कलर हो गया। इसकी त्वचा जो है वो चिकनी सॉफ्ट होती है, बिल्कुल मुलायम होती है, और पूंछ के नीचे का जो गुच्छा है बालों का वो मेनली सफेद पाया जाता है। ये बात हो गई अपनी मुर्रा के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं भदावरी। ठीक है, मुर्रा मोस्ट नस्ल है, अच्छे से पढ़ना आप। अब बात करेंगे भदावरी की। आज की क्लास में भैंस की कंप्लीट हो जाएगी, कल फिर गाय की हो ही गई थी, आज भैंस की हो गई, फिर भेड़ की, बकरी की, ऐसे करते करते बहुत जल्द आपका सिलेबस बहुत जल्दी कर लेंगे। दूसरी नस्ल पढ़ रहे हैं भदावरी। भदावरी भैंस की दूसरी नस्ल है। उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश का आगरा जिले का भदावरा क्षेत्र। भदावरी ये यूपी की है, यूपी का जो उत्तर प्रदेश का आगरा है वहां का भदावरा क्षेत्र, भदावरा, आगरा का भदावरा क्षेत्र, यूपी के आगरा जिले का भदावरा क्षेत्र। इसका जो उत्पत्ति स्थल है, शरीर का अंग तांबे जैसा होता है। भदावरी में क्या चीज विशेष है कि जो इसका शरीर का रंग है, मुर्रा कैसी थी अपनी, जेड ब्लैक थी, जबकि भदावरी कैसी है, तांबे जैसा रंग है इसका, तांबे जैसा रंग। ये और कहीं पे भी नाम आता है कि तांबे जैसा रंग है इसका भदावरी का। यूपी के आगरा जिला के भदावरी क्षेत्र की है। बॉडी का कलर तांबे जैसा होता है, ना कि ब्लैक होता है। वसा सर्वाधिक 13 से 14% फैट इसी के दूध में पाए जाते हैं। ओ नो, मैं सोचा भदावरी के में तो 7% तक ही पाए जाते हैं, सॉरी मुर्रा के में 7% फैट पाए जा रहे थे, पर भदावरी के में तो 13 से 14% फैट पाए जा रहे हैं। डेयरी पे जो मशीन है इको मिल्क दूध फैट निकालने वाली वो भी फेल हो जाएगी। ठीक है, हॉट सैंपल दिखा देती है वो, मेरे खुद के डेयरी है, मेरे को पता है। तो जो भदावरी है उसमें क्या होता है, 13 से 14% तक फैट पाया जाता है, 13-14 फैट जाते हैं उसके, मतलब एवरेज उसका दूध पड़ गया कितना, अगर अपन रेट के हिसाब से देखें प्रेजेंट में जो डेयरी की रेट चल रही है तो लगभग 13-14 के अंदर, मतलब उसका 65 के पार गया। ठीक है, फैट की जो रेट है उसके हिसाब से 65 से पार गया, तो ये दूध तो मत पीना है, ज्यादा महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो भदावरी भैंस है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का भदावरा क्षेत्र, शरीर का अंग रंग तांबे जैसा होता है, सर्वाधिक वसा पाई इसी दूध में पाई जाती है। प्रश्न आता है कि सबसे अधिक दूध देने वाली देसी नस्ल तो मुर्रा है, और सबसे अधिक फैट वाली वो भदावरी है, 13 से 14, तांबे जैसा रंग भदावरी का है। नेक्स्ट, अधिक गर्मी सहन करने की क्षमता पाई जाती है, शरीर का आकार तिकोना है, वी आकार का होता है। भदावरी में ये इतने फैट आ रहा है और इसमें गर्मी सहन करने की क्षमता भी अधिक पाई जाती है। यूपी की है, कहना ही क्या इसका, तो क्या जवाब ही नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी सहन कर सकती है यूपी वाले। ठीक है, गर्मी तो सर्वाधिक गर्मी सहन कर सकती है, और इसका शरीर जो है तिकोना या वी आकार में होता है। ठीक है, आगे से ऐसे चौड़ी हो गई, पीछे से ऐसे, तो ऐसी यह मेनली क्वेश्चन ये आएगा, अगर आता है भदावरी में से क्वेश्चन पुटअप होता है तो क्या पुटअप होगा कि ऐसी कौन सी भैंस है जो सर्वाधिक उसके दूध में फैट पाए जाते हैं, तो भदावरी के में पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, 13 से 14%, प्लस तिकोना शरीर या वी आकार का शरीर भदावरी का। एक और चीज, तांबे जैसा रंग किस भैंस के शरीर का पाया जाता है, तो वो भी भदावरी का ही पाया जाएगा, तांबे जैसा। तो ये अपनी 2 नस्लें कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तीसरी नस्ल भैंस की। क्लास पूरी एंड तक देखोगे और कमेंट करके बताओगे, आप फीडबैक नहीं देते, एक तो आप देख भी लेते होंगे तो मेरे को पता कैसे चलेगा क्या कमी है, क्या इंप्रूव करना है, क्या ऐड करना है, क्या रिमूव करना है। आप कुछ फीडबैक तो दिया करो, ज्यादा टाइम नहीं लगता फीडबैक देने में, समझ में आ रहा तो वो, नहीं आ रहा तो वो कि कुछ चेंजेस करने हो तो। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर जाफराबादी नस्ल के बारे में देख लेते हैं। तो जाफराबादी कहाँ की है, काठियावाड़ गुजरात की है। काठियावाड़ गुजरात, जो अपनी जाफराबादी है वो कहाँ की है, काठियावाड़ गुजरात की। मुर्रा कहाँ की थी, पंजाब हरियाणा, और जो दूसरी थी भदावरी यूपी के आगरे के भदावर क्षेत्र की थी। बात करें 3rd नंबर जाफराबादी कहाँ की है, काठियावाड़ गुजरात के प्रॉपर जाफराबादी भैंस, उसका ओरिजिन स्पेस है वो है। इसे मिनी एलिफेंट भी कहते हैं, इसका शरीर लंबा व ढीला ढाला होता है, हाथी की तरह होती है, मिनी एलिफेंट भी बोलते हैं इसको, छोटा हाथी, मिनी एलिफेंट। मिनी एलिफेंट से एक चीज याद आई, वो छोटे जो टेम्पो आते हैं ना उनके पीछे भी लिखा होता है, मैंने देखा 1-2 बार, मिनी एलिफेंट। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, मिनी एलिफेंट कहलाती है जाफराबादी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि कौन सी भैंस को मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है, तो जाफराबादी को क्यों जाना जाता है ये भी बता दूं। इसका शरीर बहुत भारी होता है, हैवी होता है, इसकी जो बॉडी होती है बहुत हैवी होती है और बहुत ढीली ढाली होती है, हाथी की तरह होती है। ठीक है,
छोटा हाथी की तरह लगती है दूर से। तो जाफराबादी काठियावाड़ गुजरात, इसे मिनी एलिफेंट भी कहते हैं। शरीर भारी, लंबा व ढीला ढाला होता है। ये दुधारू नस्ल है। 12 किलो पर डे सर्वाधिक दूध उत्पादन देती है। ये दुधारू नस्ल है, मेनली दूध के लिए पाली जाती है, दुधारू नस्ल है और 12 किलो पर डे, ठीक है, एक दिन का लगभग 12 किलो दूध देती है ये लगभग, और दुधारू नस्ल है। मिनी एलिफेंट कहा जाता है। शरीर बहुत भारी है, गुजरात की है, मिनी एलिफेंट कहा जा रहा है। ढीली त्वचा पाई जाती है, ठीक है। और क्या है इसकी मेन चीज, सींग गर्दन के दोनों नीचे लटके होते हैं, अंतिम रूप से मुड़े होते हैं। आपने देखा होगा कुछ भैंसें ऐसी होती है जैसे ईयरबड्स लगा रखे हो उन्होंने, ठीक है, हेडफोन्स लगा रखे हो, उनके सींग ऐसे नीचे लटके होते हैं, नीचे से घूमे होते हैं थोड़े से, तो वो कौन सी होती है, जाफराबादी होती है वो अपनी। ये चीज इसकी मेन विशेषता है कि सींग गर्दन के दोनों ओर नीचे लटक कर, सींग ऊपर नहीं जाते हैं, गर्दन के दोनों ओर नीचे लटक कर नीचे से घूमे हुए होते हैं, वो जाफराबादी के होते हैं। तो ये जाफराबादी भी कंप्लीट। अब देखते हैं 4th नंबर की अपनी जो भैंस की नस्ल है। 3 हमने देख ली है, इनमें कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता देना, बीएससी वाले भी, 12th वाले भी, और जेट ICR BHU जो भी देख रहे हो सबके लिए यूजफुल है क्लास। सूरती, सूरती के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो सूरती बड़ौदा गुजरात, जो सूरत है बड़ौदा गुजरात, सूरत गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, बड़ौदा गुजरात में। तो सूरती भी गुजरात की ही है। सूरती जो नस्ल है गुजरात इसका उत्पत्ति स्थान है। इसके सींग छोटे व दराती के आकार के होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सी भैंस के सींग दराती आकार के होते हैं, ठीक है, कौन सी भैंस के सींग दराती आकार के होते हैं, दराती, जो बाजरा काटने जाते हो आप दराती, ठीक है, तो दराती आकार के किसके होते हैं, सूरती के। काठियावाड़ गुजरात सूरत की है, सींग दराती आकार के होते हैं, छोटे होते हैं। ये हल्की नस्ल है, सबसे हल्की नागपुरी भैंस की। अगर सबसे हैवी की बात करें तो मिनी एलिफेंट जाफराबादी होगी, और अगर बात करें हल्की की तो नागपुरी सबसे है। बाकी ये भी छोटी पाई जाती है, इतनी हैवी बॉडी नहीं पाई जाती है, मिनी एलिफेंट नहीं पाया जाता, ये छोटी नस्ल है, छोटे सींग है, दराती आकार के सींग है। काठियावाड़ गुजरात, सॉरी जो सूरती है बड़ौदा गुजरात की है। नेक्स्ट बात करते हैं नीली रावी। 5 नंबर जो भैंस की नस्ल है अपनी, नंबर 5 कौन सी है, नीली रावी। बात करते हैं नीली रावी के बारे में। तो जो नीली रावी है वो मोंटगोमरी पाकिस्तान, पंजाब का फिरोजपुर जिला, इसका जो उत्पत्ति स्थल है मोंटगोमरी पाकिस्तान या फिर पंजाब का फिरोजापुर जिला, पंजाब का फिरोजापुर, पाकिस्तान का मोंटगोमरी या पंजाब का फिरोजापुर, जो नीली रावी है। अब इसका नीली रावी नाम क्यों है वो सारी चीज देखने वाले हैं। इस नस्ल के सर्वोत्तम पशु सतलज नदी के किनारे पे पाए जाते हैं। इस पशु के नीली रावी की अगर आप अपने को बेस्ट जो एग्जांपल्स देख रहे हैं, इसकी नस्ल के सबसे उच्चतम पशु देख रहे हैं, तो वो कहाँ पे पाए जाएंगे, जो सतलज नदी है उसके किनारे पे पाए जाएंगे। किसके, नीली रावी के। सतलज नदी के किनारे पे इसका उत्पत्ति स्थल किया गया, पाकिस्तान का मोंटगोमरी या फिर पंजाब का फिरोजपुर जिला, और इसके उच्चतम पशु सतलज नदी के किनारे पाए जाते हैं। सतलज नदी का पानी जो है, सतलज नदी का पानी नीला रंग का होने के कारण इसे नीली रावी कहते हैं। मैंने बताया नीली रावी इसका नाम कैसे पड़ा, इसका जो प्रॉपर जो है ये मोंटगोमरी पाकिस्तान और पंजाब का फिरोजपुर जिला हो गया, ठीक है। फिर इसके बेस्ट अगर अपन पशुओं का देखें, ब्रीड्स का देखें, तो वो कहाँ पे पाई जाएगी, सतलज नदी के किनारे पे, और सतलज नदी का पानी होता है नीला, तो इसको क्या बोल दिया, नीला रावी, ठीक है, नीली रावी। नेक्स्ट इसके जो उपनाम है वो है पंचकल्याणी। शहरी क्षेत्रों के लिए बेस्ट है ये पंचकल्याणी। क्वेश्चन आता है कि पंचकल्याणी के नाम से जानी जाती है, तो वो कौन सी जानी जाती है, नीली रावी। पंचकल्याणी के नाम से क्यों जानी जाती है, नीली रावी क्यों कहा जाता है, ये चीज मैंने बता दिया है। और ये क्या है, शहरी क्षेत्रों के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए, ठीक है, जो प्लॉट लेके रह रहे हैं, शहरी क्षेत्र वाले जो भी हैं स्टूडेंट, जिनके जो भैंसे रखते हैं वो मेनली उनके लिए ये बेस्ट रहेगी। तो उनको बोलो घर वालों को कि अपने नीली रावी की नस्ल की भैंस लाओ, ठीक है। पंचकल्याणी शहरी क्षेत्रों के लिए बेस्ट है ये। माथे पर सफेद टीका पाया जा रहा है, माथे पर इसके क्या पाया जाता है, सफेद टीका पाया जाता है। चेहरा, थूथन और पैरों पर सफेद धारियां पाई जाती है। आंखें सफेद होती है जिन्हें बॉल आइज कहते हैं। नीली रावी की तो बहुत सारी विशेषता होगी। बॉल आइज, एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, बॉल आइज, ठीक है। बॉल आइज किसकी विशेषता है, बॉल आइज जो सफेद आंखें पाई जाती है इसलिए इसे बॉल आइज कहते हैं, गोल आंखें पाई जाती है। किसकी विशेषता है, नीली रावी की। शहरी क्षेत्रों के लिए बेस्ट नीली रावी, पंचकल्याणी के नाम से जानी जा रही है नीली रावी, ठीक है। और क्या चीज है नीली रावी की, सफेद, एक चीज खास, इसके सफेद टीका पाया जा रहा है।
ललाट पे सफेद टीका पाया जाता है और थूथन और पैरों के ऊपर सफेद धारियां भी पाई जा सकती है। यह नीली रावी की विशेषता हो गई। अब बात करते हैं मेहसाणा की, 6 नंबर की, ठीक है। 5 की नस्लों के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। बात करते हैं 6 नंबर अपनी कौन सी है, 6 नंबर जो अपनी नस्ल है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं मेहसाणा। मेहसाणा के बारे में क्या क्या, मेहसाणा का जो ओरिजिन स्पेस है, मेहसाणा बड़ौदा गुजरात की है। इस नस्ल का दूध काल सबसे लंबा होता है। जो मेहसाणा है वो गुजरात की है, बड़ौदा गुजरात की है, ठीक है। ये चीज याद रखोगे यार। इन नस्लों में से ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, भैंस में से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होगा, तो इसकी जो मैंने मेनली जो नस्लें बताई हैं उनमें से होएगा या फिर होएगा जो इसकी जानकारी है कि भैंस में प्रसव की क्रिया क्या बोल रहे हैं, गर्भकाल कितना होता है, ठीक है, मध्यकाल में कब आती है, और भी चीजें जो है इसकी समूह को क्या बोलते हैं, मांस को क्या बोलते हैं, ये सारी चीजों में से ज्यादा चांसेस रहते हैं। जल वाली भैंस में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 2n बराबर 50, और दलदली में 2n बराबर 48 पाए जा रहे हैं। वो सारी चीजें पूछने लायक होती है कि विश्व में कितनी % भैंसें जो भारत में पाई जाती है, 57%। तो आपको जो बेसिकली चीजें जो इजी लगती है ना वही एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में कोई बाहर से चीजें नहीं आती, वो थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं, लैंग्वेजेस चेंज होता है। तो 2 बार पढ़ना, शांति से पेपर देना अच्छे से, ठीक है। बाकी आप कुछ समझदार हो। मेहसाणा के बारे में मैं बता रहा था, मेहसाणा बड़ौदा गुजरात की है। इस नस्ल का दूध काल सबसे लंबा होता है। और मुर्रा और सूरती के अंदर जब क्रॉस करवाया था तब क्या पैदा हुई थी, मेहसाणा, ठीक है। तो इसमें कुछ गुण मुर्रा के पाए जाएंगे, गुण सूरती के। बेस्ट नस्ल है मेहसाणा, है, दूध के लिए पाली जाती है। तो ये हो गई भैंस की नस्लें। अब बात करते हैं केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, जो CRIB सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बफेलोज, CIRB जो है अपना केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार हरियाणा। कहां पे है, हिसार हरियाणा। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है। खुरपका मुंहपका रोग अनुसंधान निदेशालय मुक्तेश्वर यूपी। ये क्वेश्चन है, खुरपका मुंहपका रोग हो जाता है जो FMD डिजीज है, फूट एंड माउथ जो, ठीक है। खुरपका मुंहपका जब पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा कौन सा जीवाणु है, कौन सा, कभी गलत नहीं होगा। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग है, ठीक है, निम्न में से वायरस जनित रोग नहीं है, ऐसे। और ये क्वेश्चन आपके जो एनिमल डिजीज है ना, कभी भी लाइफ में गलत नहीं होगा, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ट्रिक से पढ़ेंगे अपन बहुत अच्छे से, बहुत ही सरल और इजी ट्रिक, ऐसे भी नहीं उल्टी सीधी। बट वो आगे जैसे अपनी नस्लें वगैरह कंप्लीट होती है, फिर डेयरी का स्टार्ट करेंगे, जो रोग है वो सारा कुछ करने वाला है। तो मैं आपको बता रहा था जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है, CRIB सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑफ बफेलोज, वो कहाँ पे है, अपना हिसार हरियाणा में है। और जो खुरपका मुंहपका रोग अनुसंधान निदेशालय, वो कहाँ पे, मुक्तेश्वर यूपी में है। मुक्तेश्वर एक जगह है यूपी में, वहां पे है। तो ये अपने भैंस के बारे में लगभग जानकारी हो गई है। और देख लेता हूं मैं एक बार। हाँ, तो भैंस के बारे में हमने लगभग सारा पढ़ लिया। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बकरी के बारे में, गोट, ठीक है, बकरी। तो ये BSc सेकेंड ईयर, BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स सेकेंड ईयर, लिवस्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट चल रही है, उसका लगभग 15वां नंबर का लेक्चर है। आप सिलेबस में देख लेना। पहले सब्जेक्ट जो सिलेबस एनालिसिस की क्लास है मैंने प्रोवाइड करवा दी है। जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं देखी है, एक बार मेरा अनुरोध है वो देखे जाके। और 12th वालों का ऐसा सीन है कि जो अपना यूनिट ए है वो धड़ाधड़ चल रही है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करके सेकंड स्टार्ट कर दिया है। उसका जो छठा पार्ट था जो क्रॉप्स, वो स्टार्ट कर दिए। और वो क्रॉप्स है ना, वो BSc सेकेंड ईयर वालों की जो एग्रोनॉमी चल रही है, ठीक है, उनमें है। तो उनका दोनों का मिक्स आउट चल रहा है। बहुत अच्छे से सिलेबस करा रहे हैं, बहुत अच्छा मैटर प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको ट्रस्ट में। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। क्लास का फीडबैक जरूर दोगे। और हाँ, चैनल के पेज को सब्सक्राइब करके शेयर नहीं करते हो आप। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप 2 मिनट नहीं दे सकते क्या, ठीक है। जितने भी आपकी क्लासमेट्स है, देखो नहीं देखो, आपका काम है शेयर करना। एक बार शेयर कर दो, उनको बोलो आगे शेयर करें, ठीक है। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।